नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो जो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था एमएससी प्रवेश के जो पेपर्स थे उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से पेपर्स आपके एमएससी प्रवेश में चलते हैं, कितने मार्क्स का एक पेपर होता है, पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, इन सब के ऊपर अपन ने डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर्स में। और काफ़ी अच्छे से आपको बताया था कि कौन सी बुक्स इसमें चलती है। और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जो नेक्स्ट क्लास में अपन पेपर स्टार्ट करेंगे वो पेपर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। ठीक है, तो एक नज़र डालते हैं एक बार। रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, ठीक है, ये आपके एमएससी प्रवेश मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 2 होता है। ठीक है, और इस पेपर के बारे में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पूरा का पूरा थ्योरम्स बेस पेपर है। पूरे के पूरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स ही चलती है। ठीक है, थ्योरम्स और साथ में उनकी डेफिनेशंस। इस पेपर की कुछ खास चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें एक तो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो डेफिनेशंस का होता है। ठीक है, इस पेपर में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस का होता है। ठीक है, डेफिनेशंस आपके जितने अच्छे से क्लियर होगी, थ्योरम आपको उतनी ज़्यादा अच्छी क्लियर होगी। ठीक है, थ्योरम्स काफ़ी अच्छे से हम समझेंगे, उससे पहले हम सिर्फ डेफिनेशंस पे ज़्यादा गौर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसमें जो थ्योरम्स पूछी जाती है वो 8+2 नंबर की पूछी जाती है। मतलब 2 नंबर की तो इसमें एक डेफिनेशन पूछी जाएगी, 8 नंबर की साथ में उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, और डेफिनेशंस भी पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक आना जरूरी है। ठीक है, बेसिक मतलब जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ के आए थे, ठीक है, उसका आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस नाम की एक बुक आई थी। ठीक है, उसी के जस्ट आगे का पार्ट है ये। ठीक है, जिसमें रिमान इंटीग्रल, ठीक है, ये चीज़ें थी ना, रिमान समाकलन नाम सुना होगा आपने। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है, ये चीज़ें आपने रियल में जो पढ़ के आए हो वही चीज़ें इसमें चलेगी, लेकिन हायर लेवल पे चलेगी, ऊपर के लेवल पे चलेगी। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, एमएससी प्रवेश के अंदर सबसे टफ जो पेपर आता है वो ये रियल एनालिसिस का ही माना जाता है। ठीक है, सबसे जो टफेस्ट जो पार्ट होता है एमएससी प्रवेश का वो यही होता है। जिस प्रकार आपके बीएससी में रियल एनालिसिस का सबसे जो टफ पार्ट था वो माना जाता था, वही चीज़ ये है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। तो रियल एनालिसिस की 2 यूनिट और टोपोलॉजी की 3 यूनिट, इस प्रकार से मिला के 5 यूनिट आपको पूछी जाती है। इसमें जो बुक आती है उस बुक का नाम लेब्सक्यू मेजरेबल होता है। ठीक है, लेब्सक्यू मेजरेबल। ठीक है, या इसको रियल बोल दो या लेब्सक्यू मेजरेबल बोल दो, एमएससी में इसको लेब्सक्यू मेजरेबल बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, एमएससी में इसको लेब्सक्यू मेजरेबल बोला जाता है। ठीक है, तो 2 यूनिट तो आपको इससे पूछी जाएगी, 3 यूनिट आपको इससे पूछी जाएगी, इस प्रकार टोटल 5 यूनिट आपके इसमें पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इस रियल एनालिसिस की यूनिट नंबर 1 से, या कह दो लेब्सक्यू मेजरेबल की यूनिट नंबर 1 से हम इस मैटर को स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, बुक खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बुक खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं है। बिना मतलब में 500, 600, 700 रुपये आप बुक के ऊपर खर्च करोगे, कोई मतलब नहीं है उसका। खरीद भी लोगे, समझ में भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे फ़ॉन्ट भी उसमें अलग चलते हैं। ठीक है, आप कुछ और पढ़ोगे, हम कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बुक अगर आप नेक्स्ट ऊपर पे जाना चाहो, जैसे नेट वगैरह, नेट जेआरएफ, इसकी अगर आप सोच रखते हो तब तो आप ये बुक खरीद सकते हो, तब तो आपको खरीदनी भी अनिवार्य है, क्योंकि बुक से बड़ा तो देखो कुछ होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा मैटर मिलता है। ठीक है, बुक्स में क्या होगा, पूरा मैटर आपको मिलेगा A to Z। ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, जो सिर्फ हमें एग्जाम में मिलेगा वही चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे वो पूरा का पूरा मैटर आपको एग्जाम में मिलेगा, छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पूरा मैटर है, उसके जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाके उसको डाउनलोड आप कर सकते हो। सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे जो काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, काफ़ी अच्छी राइटिंग में लिखे गए हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छी तरीके से उनको विद एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन
किया गया है। ठीक है, यहाँ क्लास अटेंड करो और साथ में नोट्स को पढ़ते जाओ। आपके 80 से 90 नंबर इस पेपर में कहीं नहीं जाएंगे अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते हो। ठीक है, कंटिन्यूसली आप सारी क्लासें अटेंड करो और साथ में नोट्स पढ़ते हो तो आपके 80 नंबर इजीली आप कवर कर सकते हो। देखो पूरे की तो मैं इसमें पेपर में गारंटी लेता ही नहीं, पूरे तो किसी के आते भी नहीं है। ठीक है, पेपर ही थोड़ा इस टाइप का रह गया। ठीक है, एमएससी का सबसे टफेस्ट पार्ट ये माना जाता है, मतलब पेपर ही कुछ ऐसा रह गया, तो पूरे की तो हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, एक लेक्चर को 4-5 बार देखो, 4-5 बार जब तक नहीं देखोगे ये चीज़ें आपके क्लियर नहीं होगी। ठीक है, एक बार में थोड़ी क्लियर होगी, 2 बार में थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। इस प्रकार 3-4 बार आप देखते हो तो काफ़ी चीज़ें आपके इस पेपर में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और साथ में नोट्स ज़रूर लो। ठीक है, नोट्स के बगैर आप इसकी तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, ठीक है, सोच अच्छी है, लेकिन हर एक चीज़ बोर्ड पे मैं यहाँ नहीं लिख सकता। मेरा सिर्फ क्राइटेरिया रहेगा थ्योरम्स को एक्सप्लेन करना, ना कि थ्योरम को A to Z लिखना। तो थ्योरम को सिर्फ मेरा जो रोल है यहाँ वो थ्योरम्स को आपको समझाना रहेगा, डेफिनेशंस को आपको समझाना रहेगा। डेफिनेशन आपके समझ में अच्छे से आएगी, इसकी गारंटी है। थ्योरम्स भी आपको अच्छे से समझ में आएगी, ये भी मेरा वादा है। ठीक है, लेकिन साथ में आप उसके नोट्स ज़रूर ले, क्योंकि थ्योरम आप वहीं से एग्जाम में लिखोगे। तो नोट्स लेने के बाद आप जैसे जैसे लेक्चर अटेंड करते जाओ वैसे वैसे उन नोट्स को पढ़ते जाओ साथ में, और खुद की हैंड राइटिंग में वहाँ से नोट्स देखते हुए बनाते जाओ। या फिर और भी अच्छा तरीका है, उनको प्रिंट आउट ले लो, प्रिंट आउट लेके वैसे नोट्स तैयार हो जाएंगे। अगर किसी को लिखने में जोर आ रहा है, देखो लिखना तो वैसे भी पड़ेगा आपको, लिखे बगैर तो काम आपका इस पेपर में वैसे भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो लिखना तो वैसे भी ज़रूरी है। ठीक है, जब तक लिखोगे नहीं, पेन कॉपी इसमें आप काम में नहीं लोगे, ये पेपर आपके क्लियर नहीं होगा। चाहे आप इसको 20 बार पढ़ लो, ठीक है, चाहे 20 बार पढ़ो, चाहे 25 बार पढ़ो, जब तक खुद बिना देखे इसको 4-5 बार आप लिखकर नहीं देखोगे, ये पेपर आपके क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर होगा तो नोट्स तो आपको अनिवार्य इसमें लेने जरूरी हैं, स्कोर अगर आपको अच्छा करना है। ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा मैटर आपको दिया जा रहा है। कोचिंग में जाते हो मिनिमम 25,000 20,000 रुपये इसकी फीस होती है, क्योंकि मैं खुद कोचिंग में पढ़ाता हूँ, ये फीस मैं चार्ज करता हूँ। ठीक है, एमएससी के पेपर्स की। लेकिन यहाँ जो स्थिति फिलहाल इस प्रकार की, उसको देखते हुए हमारा ये डिसीजन था कि इस बार बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाए सभी को। ठीक है, इस कारण ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस आपको दिया जा रहा है, लेकिन नोट्स आप जरूर ले। ठीक है, नोट्स की प्राइस दी हुई है आपको 180 या 181 के आसपास। ठीक है, ये कुछ नहीं है, एक तो ये है, ठीक है, एक ये है। तो एमएससी करने के लिए आपके लिए ये जो नोट्स की प्राइस है ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? इतने तो आप एक मूवी देखने जाते हो उसमें भी खर्च करके आ जाते हो। ठीक है, 200 रुपये तो उसमें भी, ये तो खुद के लिए आप दे रहे हो। ठीक है, तो खुद के लिए दे रहे हो, जिंदगी भर काम में आने वाली चीजें हैं। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स चीजें हैं, उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरम्स में काफी बार वो चीजें आती जाएंगी। ठीक है, थ्योरम्स में, एग्जाम्पल्स में, डेफिनेशन में, वो जितनी भी 5 यूनिट है, पांचों की पांचों यूनिट में वो चीजें चलेगी। ठीक है, जो आपके बेसिक फर्स्ट ईयर में आती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, तो उनके ऊपर हम एक नज़र इस लेक्चर के अंदर डाल लेते हैं। उस बेसिक्स को एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। मुझे पता है लगभग स्टूडेंट को वो चीज़ें ध्यान में है, लेकिन एक बार उनको याद कर लेते हैं, एक बार उनको दोबारा माइंड में ले आते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो शुरुआत होती है उसकी सेट थ्योरी से। शुरुआत होती है सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इसके बेसिक 2-3 टॉपिक्स है, 2-3 या 4 हैं, उनको एक बार थोड़ा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो सेट की डेफिनेशन जो आती है, इसका हमारे कोई रोल में नहीं आएगी, ये कोई काम में नहीं आएगी। इसकी डेफिनेशंस, इसको ज़्यादा डिटेल में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो बीएससी फर्स्ट ईयर की डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आपको दी हुई है, उसमें जाके आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हो। ठीक है, अपने आई स्टडी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, उसकी जो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है, उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको सेट थ्योरी का पूरा पार्ट आपको वहाँ मिल जाएगा। इतने ही 4 या 5 लेक्चर्स दिए हुए हैं, वो आप एक बार जरूर देखना।
ठीक है, वहां से आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर होगा, फिर आगे पढ़ने में और भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको पूरा नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो मोटी मोटी चीजें हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सेट की डेफिनेशन तो सभी को पता होगी कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड सेट, बस इतना ही है इसका। अब इस डेफिनेशन को भी मैंने समझाया है उस वाली क्लास में, बीएससी फर्स्ट ईयर वाली में। ठीक है, तो वहां आप इसको डेफिनेशन को काफी अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसमें बात करते हैं सबसेट की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सबसेट की। सबसेट क्या होता है? मान लो ए और बी कोई दो सेट हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ए और बी कोई दो सेट दिए हुए हैं। अगर ये ए पूरा का पूरा इस बी के अंदर है, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा इस बी के अंदर है, या ये कहो कि इस ए के एलिमेंट्स आपको इस बी में मिल रहे हैं, तो ये ए क्या कहलाएगा? इस बी का सबसेट कहलाएगा, और इसको ए सबसेट ऑफ बी इस प्रकार से लिखा जाता है। एग्जाम्पल ए बी सी। ठीक है, इसी प्रकार बी बराबर आपको दिया हुआ है ए बी सी एंड डी। तो यहां से क्या कह सकते हो? इस ए के सारे एलिमेंट किस में है? बी में है, यानी कि ए सबसेट ऑफ क्या कह सकते हो आप? बी कह सकते हो। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ठीक है, ये सबसेट है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। मुझे पता है सभी को ध्यान में होगी, लेकिन एक बार हम दोबारा इसको रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। एक चीज और देखना, इसी प्रकार अगर इस बी के सारे एलिमेंट, अब नया एग्जाम्पल देखो, यहां डी ले लेता हूं। अगर इस बी के सारे एलिमेंट इस ए में है, ठीक है, तो ये बी क्या कहलाएगा? इस ए का सबसेट कहलाएगा। एक ही बात है। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसमें एक प्रॉपर्टी आती है, अगर ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है, तो ध्यान रखना ए बराबर बी होगा। ठीक है, यानी कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ये कंडीशन कब हो सकती है? जब ए और बी बराबर हो तभी हो सकती है। यानी कि ए बराबर भी ए और बी, ए बी सी हो, और बी बराबर भी क्या हो? ए बी और सी हो। क्लियर है? यानी कि दोनों क्या है? बराबर है। अगर आपको ये दो कंडीशन दी हुई है, तो आप इन दोनों से डायरेक्ट ये भी कह सकते हो, या अगर ये कंडीशन दी हुई है तो इस कंडीशन से आप ये भी कह सकते हो। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को यहां तक? ये चीज बताने का मेरा पर्पज है कि थ्योरम्स में काफी बार आपको दो चीजें इक्वल प्रूफ करवाएगा, यानी कि कुछ ये से ही मान लो, ये चीजें मान लो। ठीक है, एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि मान लो थ्योरम में आपको काफी जगह प्रूफ करवाएगा ए और ए बराबर बी प्रूफ कीजिए। ठीक है, ऐसा जस्ट मैंने कहा है, ए बराबर बी प्रूफ नहीं करवाएगा। इधर कुछ वैल्यू दी हुई होगी और उधर कुछ वैल्यू दी हुई होगी, दोनों को क्या करवाएगा? इक्वल प्रूफ करवाएगा। तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? उसमें सबसे पहले इस ए को बी का सबसेट प्रूफ करना होगा, फिर इस b को इस a का सबसेट प्रूफ करना होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूंगा, इसको 2 नाम दूंगा। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या कहूंगा? a इक्वल्स टू b। ठीक है, यानी कि ये प्रूफ करने के लिए मुझे सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा, फिर ये प्रूफ करना होगा, फिर इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या कहूंगा? कि दोनों इक्वल है। क्लियर कह सकते हैं? जब ये मिल गया और ये मिल गया, मतलब क्या है? दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं साहब। अब एक बात और आती है कि ये सबसेट कैसे प्रूफ करें। ठीक है, फर्स्ट ईयर डिस्क्रिप्ट में पढ़ा होगा आपने कि ये सबसेट कैसे प्रूफ करें, तो मैं बता देता हूं सबसेट कैसे प्रूफ करते हैं, और थ्योरम्स इसके ऊपर प्रूफ की गई है उसी बीएससी फर्स्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, मान लो आपको प्रूफ करना है ए सबसेट ऑफ बी, तो एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूफ करने के लिए ध्यान रखना, हमेशा इसका एक एलिमेंट मानकर चलते हैं, उस एलिमेंट को इस बी में शो करते हैं, तब हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को कि किस प्रकार से आपको इसमें प्रूफ करना है? ये कहे कि ए को बी का सबसेट प्रूफ करो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे? इसका कोई एक एलिमेंट मान लो, वो एलिमेंट मानना मैंने अक्स। ठीक है, इस अक्स को मैं इसके अंदर लेकर चलूंगा और इस बी में मैं इसको शो करूंगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज दी होगी, उनको लगाकर मैं इस बी में इसको प्रूफ करूंगा, तो मैं क्या कह सकता हूं? कि ए सबसेट ऑफ बी होगा। क्लियर होगी सभी स्टूडेंट को? यहां तक ये बात हो गई सबसेट की। ठीक है, तो सबसेट समझ में आया होगा। इतना ही सबसेट में आपको ध्यान में रखना है, और डिटेल में जानना है तो बीएससी फर्स्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन
नॉलेज होना अच्छी बात है। बीएससी देखो आप मास्टर डिग्री में आ गए हो, मास्टर डिग्री में आ गए हो इसका मतलब ये है कि आपको जो यूजी का मैटर है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपको क्लियर होने ज़रूरी है। जैसे जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है वो आपको आनी ज़रूरी है, ठीक है। बाकी देखो उसके अंदर जो कैलकुलस वाली है उसकी मैं नहीं कहता कि आप पढ़ो ना पढ़ो, क्योंकि इतना उसका रोल नहीं रहता। फिर 3D भी आपके इतना रोल नहीं रहता। सेकेंड ईयर में जब आते हो तो रियल एनालिसिस का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी अच्छा पेपर है। फाइनल ईयर में आप आते हो बीएससी में तो आपको अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। डायनेमिक्स को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 पेपर आपके यूजी के हैं, इनके नॉलेज आपको होना ज़रूरी है अगर आप मैथमेटिक्स पीजी में आए हो तो, ठीक है। और अगर आपको और आगे तक इसमें जाना है तो ये 4 सब्जेक्ट पे आपके कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट ईयर का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट आपको ही कमांड उस पर ज़रूरी है। सेकेंड ईयर का रियल एनालिसिस, फाइनल ईयर का अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन पे आपकी कमांड होगी तो एमएससी के ये जो पेपर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से सोल्व होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के 2-3 लेवल ऊपर के ये पेपर्स यहाँ चलते हैं, ठीक है। और अगर किसी के ना भी क्लियर है, किसी को ये है कि मुझे एमएससी करनी है, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। अपन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक पढ़ने के बाद ही हम उस टॉपिक के ऊपर जाएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ तक सबसेट वाली कंडीशन सभी स्टूडेंट को क्लियर हुई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 2 नाम और आते हैं, एक तो आता है यूनियन, एक आता है इंटरसेक्शन। तो ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को पता होगी कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो एक बार इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट का है, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। ए और बी 2 सेट हैं, ठीक है, तो इनके मिलाकर जो सारे एलिमेंट होंगे वही क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। यानी कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? इसके और इसके दोनों के मिलाकर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? ए यूनियन बी में होंगे। कहने का मतलब है अगर ए बराबर आपको ए बी सी डी ई दिया हुआ है और बी बराबर आपको सी डी ई एफ जी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? जो सबको मिलाकर आएगा वही होगा, वो ए बी सी डी ई एफ और जी सारे होंगे। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? मतलब ये भी पूरा इसमें है, ठीक है, और ये भी पूरा इसमें है, ठीक है। कहने का मतलब दोनों को मिलाकर जो बनेगा वो क्या बनेगा? यूनियन बनेगा, ठीक है। याद रखना इसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होगी। कहीं क्या सोचो कि सर डी ई इसमें भी है, डी ई इसमें भी, आपने एक ही बार लिखा है, वो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। कॉमन है तो भी एक ही बार लिखा जाएगा। यहाँ से एक चीज़ देखो आपको दिख रही होगी, समझ में आ रही होगी कि साहब ए सबसेट होता है हमेशा ए यूनियन बी का। देख लो ए के सारे एलिमेंट बी इस ए यूनियन बी में है, ठीक है, मतलब ए किसका सबसेट है? ए यूनियन बी का है। सिमिलरली बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का भी। ये कंडीशन यहाँ से निकल कर आती है, ये आपको पता होनी जरूरी है। अगर नहीं पता है तो आज से पता रख लेना कि ए सबसेट होगा किसका? हमेशा दोनों के यूनियन का, बी भी इसका सबसेट होगा। अगर यहां मान लो सी हो तो ध्यान रखना सी भी सबसेट होगा किसका? ए यूनियन बी यूनियन सी का। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ठीक, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ पड़ा है, देख लो। ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है, बी के भी सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है, मतलब ये सारे क्या हैं? दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। तो ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी सभी स्टूडेंट को। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसी में मैं बात करता हूं इंटरसेक्शन की। इसी में हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, यानी कि ए और बी कोई 2 सेट है तो इनका इंटरसेक्शन दोनों के जो कॉमन अवयव हैं वो होंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या कहता है? अगर मेरे पास ए और बी कोई 2 सेट है तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वही क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा। यानी कि यहां से देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? इन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन देख लो, सी डी ई, ये दोनों में क्या है? कॉमन है, वो क्या होगा साहब? ए इंटरसेक्शन बी होगा।
तो क्लियर है सभी स्टूडेंट को, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, सी डी ई होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी एक रिजल्ट सामने आता है, वो देखना, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होगा किसका, ए का, और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होगा किसका, बी का भी होगा। तो क्लियर हुई होगी यहाँ तक ये चीज़ें भी सभी स्टूडेंट को, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, ये ए का भी सबसेट होगा, ये बी का भी सबसेट होगा। यूनियन में उल्टा था, ए यूनियन का था और बी भी यूनियन का था। तो ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इसमें डिसजॉइंट सेट। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है इसमें, जो काफ़ी थ्योरम्स में चलता है, ठीक है। वो क्या आता है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इसकी चर्चा करते हैं। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर किन्हीं सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो अगर आपको फाई मिल रहा है, ठीक है, फाई मिल रहा है, एमपीटी सेट मिल रहा है, तो वो कैसा कहलाएंगे, आपस में डिसजॉइंट कहलाएंगे। कहने का मतलब, मान लो मेरे पास दो सेट है ए और बी, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट होंगे। कब होंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, फाई हो। कहने का मतलब ए इक्वल्स टू अगर मेरे पास ए बी सी है, सी इक्वल्स टू अगर मेरे पास डी ई एफ है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, फाई है। यानी कि ये दोनों सेट कैसे हैं, आपस में डिसजॉइंट है। ये आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है। तो ये एक और चीज़ क्लियर हुई होगी कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, कि जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। इसी प्रकार ए बी सी ये जाए मान लो एन तक, ठीक है। अगर ये कहे कि ये सारे आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट होने का मतलब इनमें सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं का मतलब ये कैसे हैं, आपस में इनका इंटरसेक्शन फाई है। तो एक और पार्ट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा डिसजॉइंट सेट का। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। सेट के कॉम्प्लीमेंट की हम चर्चा करते हैं, तो उसको भी देखना कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जितने भी समुच्चय होते हैं, जितने भी सेट्स होते हैं, उन सब का कलेक्शन भी क्या होता है, ठीक है। उन सब के कलेक्शन का जो एक सेट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल। मान लो जितने भी जो भी सेट आप लो, ठीक है, उन सब का एक कलेक्शन करके एक नया जो सेट बनाओगे, वो सारा क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट माना जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ठीक है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सेट से मिलकर जो बनता है, या ऐसे मान लो कि सारे यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे सेट आ जाते हैं। अब इसको समझना, मान लो n कोई आपके पास एक सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का 1 2 3 अनंत तक, ठीक है। ए बराबर आपको दिया हुआ है 2 3 4। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आपको कहे कि साहब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। इन दोनों में तो कॉम्प्लीमेंट ए का मतलब n माइनस ए, इस n में से ए को निकाल दो, ठीक है। इसको बोलते हैं u, कैपिटल U से लिखते हैं, ठीक है। इस u में से a को निकाल दो, जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a बचेगा। यानी कि इसको लिखा जाता है a डैश से, ठीक है। वो क्या बचेगा आपके पास, 1 2 3 4 को निकाल दो, 5 6 और लास्ट में अनंत तक। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब एक चीज ध्यान में रखना, एक तो a है और एक a डैश है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट इस a में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मान लो x है कोई एक एलिमेंट, वो इस a में बिलोंग कर रहा है, तो ध्यान रखना वो इस a डैश में कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट इस a में बिलोंग कर रहा है, तो वो सेम एलिमेंट इस a डैश में कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, मतलब उसमें कभी भी नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर ये x इस a डैश में बिलोंग कर रहा है, तब ध्यान रखना ये x इस a में कभी नहीं होगा, ठीक है। मतलब या तो ये कंडीशन हो सकती है या ये कंडीशन हो सकती है, दोनों कंडीशन एक साथ कभी भी नहीं होगी, ठीक है। दोनों की दोनों कंडीशन एक साथ कभी भी नहीं होगी, या तो ये वाली होगी या
ये वाली होगी। ये चीज कभी भी नहीं होगी कि अक्स बिलोंग्स टू ए भी है और अक्स बिलोंग्स टू ए डेस भी है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर है सभी को? क्यों नहीं होगी, उसके लिए यही एग्जांपल देख लो। ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 ए में है, 3 भी ए में है, 4 भी ए में है, लेकिन 2 ए डेस में नहीं है, देख लो। 3 भी ए डेस में नहीं है, देख लो। 4 भी ए डेस में नहीं है, देख लो। है क्या ये ए डेस है? इसमें 1 फिर 5 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है क्या कि ये ए डेस में हो? कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये किसकी बात हो गई? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की बात हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें और अब चर्चा करते हैं इसमें पावर सेट की, उसको भी देख लेते हैं वो क्या होता है। पावर सेट की भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखना, पावर सेट क्या होता है कि किसी समुच्चय, किसी सेट से बनने वाले सब सेट्स का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। कहने का मतलब है ए बराबर आपको सेट दिया हुआ है ए और बी, इससे बनने वाले सब सेट्स का जो कलेक्शन होगा वही क्या होगा? पावर सेट होगा। अब इससे कौन कौन से बनेंगे? एक तो फाई, ये फाई तो सभी में आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद में एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक ये पूरा हो गया। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ये क्या होंगे? पावर सेट होंगे किसके? इस ए के। इसको पी ए से लिखा जाता है। क्लियर होगी ये चीज भी सभी स्टूडेंट को? अब ध्यान रखना, अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट्स है तो उससे बनने वाले जो पावर सेट होंगे वो कितने होंगे? वो 2 की पावर n होंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को? देखो यहाँ ए में कितने एलिमेंट थे? 2 थे। इससे बनने वाले पावर सेट कितने होने चाहिए? 2 की पावर 2 यानी कि 4। 1 2 3 4, 4 ही है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ इसी प्रकार अगर एक तीसरा एलिमेंट सी भी हो तो उसको क्या कहेंगे? 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो कितने एलिमेंट हो, कितने सेट होने चाहिए? इसमें 8 होने चाहिए। वो कौन कौन से होंगे वो आप बना लेना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को सारी अपनी पुरानी शक्तियाँ याद आ गई होंगी कि पीछे उस वक्त, उस दौर में, उस जमाने में क्या पढ़ा था, वो सभी को एक बार थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट नंबर 1 को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।